Afternoon to all of you, and I hope you people are changa manga, and I'm also doing great. So, guys, I want to start a new chapter today. That is chapter number 10, or whatever the numbering is, the concept of registration. Yes, guys, concept of registration. Before that, let me tell you five doors of GST. Again, we have done that. Let's see now. One is there should be goods oblique services. There should be goods oblique services. Secondly, it should be taxable goods and taxable services. In fact, taxable services we know now which are not exempt. गुड्स की मैंने कहा था 4 5 10 गुड्स की लिस्ट के आपको मैं दे दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है. तो गुड सर्विस हो गया, टैक्सेबल गुड्स टैक्सेबल सर्विस हो गया, टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया, टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK. हाँ जी, टैक्सेबल सप्लाई भी हो गया, टैक्सेबल सप्लाई भी हो गया. और जो लास्ट डोर था वो जो आज ओपन करने वाले हैं, दैट इज टैक्सेबल पर्सन. भाई अगर आप टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हो, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, तो ना GST लगाओगे ना GST कलेक्ट करोगे. फिर उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिल्कुल सही, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रेट किस दिन देखना है, लायबिलिटी निकालना, ओए होए उसमें से ITC लेना, वो सब कर लिया. तो देखो कहानी कहाँ से कहाँ तक GST की पहुंची. अब हमें क्या करना है, टैक्सेबल पर्सन कौन है. यस, टैक्सेबल पर्सन कौन है, जो रजिस्टर्ड है. तो जिस प्रकार से इनकम टैक्स में, जिस प्रकार से इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन लिमिट होती है, यस गाइस, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन लिमिट होती है, यस, एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख, यस गाइस, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख. उसी प्रकार से, यस, उसी प्रकार से GST में भी एग्जेम्पशन लिमिट होती है, GST में भी एग्जेम्पशन लिमिट होती है. उसके ऊपर अगर आपकी टर्नओवर जाएगी तो आपको रजिस्टर करवाना है. यानी कि ये क्यों दी जाती है, दिस चाहे इनकम टैक्स हो या GST हो, इंटेंशन इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, यस गाइस, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स. स्मॉल ट्रेडर्स का, स्मॉल प्रोवाइडर्स कह लीजिएगा, ट्रेडर्स प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज, ट्रेडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरर्स कह लीजिएगा. तो स्मॉल सप्लायर्स वर्ड बोल देता हूं. स्मॉल सप्लायर्स का हितों की रक्षा करने के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल सप्लायर्स. तो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 2.5, 3 लाख, 5 लाख, GST की एग्जेम्पशन लिमिट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल सप्लायर्स. यही चैप्टर हम करने वाले हैं, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है किसको नहीं. आइए दोस्तों, तो अब अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो GST लगाना नहीं है. इफ यू आर अनरजिस्टर्ड तो एक तो नो GST लेवी है ना, नो GST कलेक्शन, नो GST डिपॉजिट, नो GST रिकॉर्ड्स, नो ITC, नो GST रिकॉर्ड्स, बात ही खत्म. लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि देखो क्या होता है, कंप्लायंस बर्डन तो बढ़ता ही है ना GST में. तो अगर हम आपको रजिस्टर करवा देंगे लिमिट से ऊपर तो हर चीज आ जाएगी, फिर GST लगेगा भी, GST कलेक्ट भी करना है, जमा भी करवाना है. हाँ जी, आइए अब ये देखें रजिस्ट्रेशन करवाने की समय सीमा, टाइम लिमिट्स या लिमिट्स क्या हैं. 3 सेक्शन प्राइमरीली मैं करवाऊंगा, उसके बाद और भी करवाएंगे. सेक्शन 22 गाइस, सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वो बताएगा हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 21 कहता है जी, सुनिए सुनिए सुनिए, सेक्शन 21 22 आ गया, 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना. चलो, और सेक्शन 24 है, यस माय डियर फ्रेंड, 24 है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. तो देखते हैं आज हम आधी गाड़ी कहां तक खिंचती है. तो सेक्शन 22 से शुरू करते हैं. ये लायबिलिटी गवर्नमेंट ने किसको ऊपर दे रखी है, अपने आप को रजिस्टर करवाने की. आइए गाइस, सेक्शन 22 लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, सब सेक्शन 1, एवरी सप्लायर, सप्लायर, यहां पर सप्लायर की बात कर रहे हैं. ये रिवर चार्ज में तो सप्लायर लायबल नहीं होता, रिवर चार्ज में तो रेसिपिएंट लायबल होता है.
और रेसिपिएंट जमा करवाता है जीएसटी 93 वाले केसेस, याद करिएगा, है ना। उस केस में फिर सेक्शन 22(1) नहीं आ सकता, उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है, कोई और सेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड चार्ज वालों की बात कर रहे हैं, सप्लायर की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड चार्ज वाले लोग, जो रिवर्स चार्ज वाले को लोग हैं, वो कहाँ रजिस्टर होते हैं, उनके क्या कंडीशन है, 22(1) नहीं है। तो एवरी सप्लायर shall be liable to be registered under this act in the state or union territory, उस स्टेट में, हाँ जी, या यूनियन टेरिटरी में, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का फंडा 279, हाँ जी, ए 4G कुछ ऐसा कुछ हमने बताया था, 279A4G। इसमें 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में किसी को माना था, किसी को नहीं माना था। वैसे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, लेकिन जीएसटी में किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अच्छी डेवलपमेंट हो गई तो उसने कहा हमें स्पेशल कैटेगरी चाहिए, हमें आप नॉर्मल कैटेगरी में ही डाल दो। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स तो वैसे तो 11 हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट्स क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हुई नहीं तो उन्होंने कहा हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए। कई डेवलपमेंट हो जाती है 2-4 साल में तो बोलते हैं ठीक है हमें मत डालो स्पेशल कैटेगरी में, हमें डिस्काउंट नहीं चाहिए। जैसे कोई गरीब बच्चा आया तो ही नीड्स अ डिस्काउंट, लेकिन अब वो अमीर हो गया तो वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए डिस्काउंट, आप जिसको देना उसको तो मुझे मत दे के आप अपना वो करो। सो 279A4G ये चेक कर लेना एक बार, सब सेक्शन क्लॉजेज जो भी है, आर्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब सेक्शन क्लॉज तो नहीं बोलूंगा मैं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, आर्टिकल 279A4G। हाँ जी, यही सेक्शन, यही था, एक बार एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा भैया। ये कॉम्पोजिशन स्कीम में करवाया होगा मैंने, आप पन्ने पलटो, कॉम्पोजिशन स्कीम। चलो हम चेक ही कर लें। अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ऊपर हो जाए, दोबारा रिपीट करते हैं, एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स फ्रॉम वेयर ही मेक्स taxable supply of goods or services or both if his aggregate turnover exceeds in the financial year 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए other than special category states। अच्छा, provided where such person makes taxable supply of goods or services or both from any of the special category states, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover is exceeding 10 lakhs। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर 10 लाख की लिमिट दी गई है, कम लिमिट है क्योंकि वहां पर ये मानते हैं कि टर्नओवर कम होती है लोगों की। तो अगर मान लीजिए हम सभी को 20 की दे दें तो हम वो बोलते हैं, मान लो बड़े से बड़ा ट्रेडर है उसकी भी 18-20 लाख टर्नओवर है और सबको 20 में डाल दोगे तो एग्जेम्पशन तो सभी को मिल जाएगी। समझो ना, जब वहाँ पर कम कमाने वाले हैं सभी लोग 5 लाख में आ जाएंगे, 2.5 लाख में आ जाएंगे तो टैक्स कहाँ से मिलेगा? तो वहाँ पर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन कम कर देती है। हम हिंदुस्तान में एग्जेम्पशन में क्यों बढ़ रही हैं अब? क्योंकि प्रगति आ रही है। पहले एग्जामिशन में आपको सुन के हैरानी होगी 50,000 1 लाख रुपए होती थी जब लोग कमाते इतना था। तो जैसे जैसे प्रगति आती है एग्जामिशन लिमिट बढ़ती है, ठीक है ना। तो नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 20 लाख की लिमिट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख की। अब कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? 11 की 11 पे 10 है, 4 पे 10 है। आगे क्या लिखा है देखो, प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नमेंट में at the request of the special category state, special category state request करे and on the recommendation of the council, बिना council के पत्ता नहीं हिलता, enhance the aggregate turnover refer to the first proviso from 10 lakhs to such other amount not exceeding 20 lakhs and subject to such conditions and limitation as we notified। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोले जी हमें 10 की लिमिट नहीं चाहिए, हमें कर दो 20 की लिमिट। तो काउंसिल ने मीटिंग बिठाई और 20 की लिमिट कर दी। तो जिन जिन स्टेट्स ने स्पेशल कैटेगरी के होने के बाद भी लिमिट बढ़वा ली तो उनके लिए लिमिट 20 की हो जाएगी। तो वो हम वही तो देखना है कहाँ कहाँ किस किस स्टेट्स के लिए लिमिट 10 है और किस किस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट 20 है। अच्छा, अब ये वाली बात बाद में करेंगे। ये फर्स्ट प्रोवाइजो कहते हैं इसको, ये सेकंड प्रोवाइजो कहते हैं इसको, थर्ड प्रोवाइजो कहते हैं। हाँ जी, ये वाली जो बात है ये अभी रुक जाओ, ये एक्सप्लेनेशन और भूल जाते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट फॉर द लिमिट ऑफ 10 lakhs आर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। खाली 4 रह गई, बाकी जो 7 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं ये मंत्री मीना स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, 10 लाख रखी हुई है। बाकी जो आपकी मूसा वाली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, हज वाली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, इन्होंने लिमिट 20 लाख करवा ली है, बढ़वा ली है। ये
मूसा हज मंत्री मीना याद है? यस सर। तो ये मूसा और हज वाली जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, इन्होंने अपनी लिमिट, अच्छा वहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 8 थी, 8 कॉम्पोजिशन स्कीम में, जहां पर लिमिट 75 लाख है ना, मंत्री मीना और मूसा। लेकिन यहाँ पर मंत्री मीना पे 10 है, मूसा और हज ने भी लिमिट 20 लाख करवा ली है। एग्रीगेट टर्नओवर वहां पर पड़ा था 26 में, हाँ जी यहाँ पर भी वही डेफिनेशन है, सेम टू सेम। क्या? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, चाहे गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, टैक्सेबल सप्लाईज लेनी है। एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, आउटवर्ड सप्लाई लेनी है, रिवर्स चार्ज वाली आउटवर्ड सप्लाई लेनी है, आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई सेल्स, आउटवर्ड सप्लाई आपको चाहे डायरेक्ट चार्ज वाली हो या रिवर्स वाली हो, वो एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करी जाएंगी। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन के लिए जब एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 20 लाख 10 लाख चेक करी जाएगी, उसमें डायरेक्ट चार्ज में बेचो या रिवर्स चार्ज में बेचो, टर्नओवर तो आपकी है ना बाबा। इनवर्ड सप्लाई परचेज करा है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जाम सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज की आएंगी, एक्सपोर्ट आएगा गुड्स और सर्विसेज का, इंटरसेट सप्लाईज आएंगी, पर्सन हैविंग द सेम पैन, जिस पर्सन का सेम परमानेंट अकाउंट नंबर है, वही है, एक्स लिमिटेड है और ऑल इंडिया बेसिस पे। बट ऑब्वियसली वैल्यू के अंदर सेक्शन 15 में भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी इंक्लूड करके 20 लाख नहीं देखना, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो कोई बोलता है मेरी टर्नओवर है 18 लाख प्लस जीएसटी अगर लगा दिया जाए, मान लीजिए मेरे बच्चों 12% का, और ये 19 लाख है, चलो जीएस टर्नओवर 19 लाख है गाइस, टर्नओवर, अरे हाँ जी, सो गाइस ये जो टर्नओवर है, हाँ जी ये जो टर्नओवर है ये 19 लाख है। बताइए जी एग्रीगेट टर्नओवर क्या मानी जाएगी, और जीएसटी 12% का है, बट विल बी 80, 19 लाख। बहुत बढ़िया, 18 एग्रीगेट टर्नओवर 19 लाख मानी जाएगी, हम जीएसटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे तो 20 लाख से ऊपर हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है चलिए, अच्छा जी अब कई स्टेट्स हैं उन्होंने कहा ये 20 लाख की टर्नओवर भी कम है, बढ़ाओ, हाँ बढ़ाओ, क्यों बढ़ाएं? क्योंकि बोले हमारे यहाँ पर छोले भटूरे वाले की टर्नओवर 25 लाख की होती है, साला कोई ऐसा है ही नहीं जो एग्जेम्पशन ले, जैसे दिल्ली जैसा शहर है, यहाँ पर अगर आप लगा लो एक छोले भटूरे वाला है, वो एक दिन में आपको लगता होगा एक अच्छा छोले भटूरे वाला जो बेचने लगता है, कभी भटूरे खाए आपने दिल्ली में? अरे गुंगो यस सर। कहाँ के खाए हैं सौरभ? सर मैं तो लक्ष्मी नगर में हूँ, और कहाँ खाऊंगी। अच्छा लक्ष्मी नगर में ही है, क्या बात है। हाँ सर यहाँ पे पीजी ले लिया मैं। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, चलो तो छोले भटूरे में एक गणेश कचौड़ी वाला है, उसके छोले भटूरे फेमस हैं, और एक दिल्ली में चाचा के भटूरे नॉर्थ कैंपस में जहाँ वो कॉलेजेस है हमारे, और एक बहुत जगह लोटन के छोले भटूरे भी हैं, और सीताराम बाजार वाले छोले भटूरे भी हैं। अब ये सोच लो एक दिन में मुझे लगता है 1000 प्लेट तो मिनिमम, 1000 से ज़्यादा होगा, चलो 500 प्लेट बेच लेता हूँ, और 50 रुपए की एक प्लेट है, तो एक दिन की टर्नओवर कितनी हो गई? 25,000। 25,000। और 365 दिन में मान लो अगर बंदा 5 दिन भी खोल ले तो 52,250 दिन बेच रहा है, जरा करना मल्टीप्लाई, 25,000 इंटू 250, 62 लाख 50,000। देख लो 62 लाख, और लिमिट रजिस्ट्रेशन की 20 लाख की थी। मैं तो दोनों 250 प्लेटें भी ना बेचता साला, 200 भी बेचता, फिर भी टर्नओवर की लिमिट से ऊपर निकल जाता, बात समझो। तो इसलिए 200 प्लेटें, 200 प्लेटें तो तुम ही खा जाते हो एक दिन में। नहीं एक दिन में कैसे खा जाएंगे सर, क्या बातें कर रहे हो, मतलब यार एक कोई फंक्शन वंक्शन हो 50-60 प्लेटें तो यूं मंगवा लेता है आदमी। तो कहने का मतलब क्या है, कई शहर हैं जहां पर अच्छी टर्नओवर होती है, तो वहां पर क्या आया है बात, अब देखो अगर स्टेट रिक्वेस्ट करे और रिकमेंडेशन ऑब्वियसली काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड होगा
enhance the aggregate turnover from 20 lakhs to such amount not exceeding 40 lakhs. 20 की लिमिट भी 40 कर देंगे, ओए होए. Of supplier engage exclusively in the supply of goods. Exclusively मतलब 100% सप्लाई ऑफ गुड्स वाला, गुड्स वालों के लिए, सर्विस वालों के लिए नहीं. सर्विस वालों के लिए लिमिट 20 लाख 10 लाख की रहेगी, लेकिन कह रहे हैं जी 40 लाख की लिमिट कर देंगे एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, जो खाली गुड्स सप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज बी नोटिफाइड. और नीचे नोटिफिकेशन आई हुई है, नोटिफिकेशन आ गई, नोटिफिकेशन 10/2019, गवर्नमेंट ने 40 लाख की लिमिट कर दी. हाँ जी, कहाँ पर? एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स. लेकिन ये कहाँ पर लागू नहीं होगी? ये इन स्टेट्स में लागू नहीं होगी, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मंत्री मीना, वहां तो 20 की भी 10 कर रखी, वो कैसे बढ़ाएंगे भाई? तो मंत्री मीना पे लागू नहीं होगी. और मूसा ने भी मना कर दिया, क्या जी 20 ही रहने दो, हमने बढ़वा रही है 10 की 20, हम 40 नहीं कर सकते. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो मंत्री मीना है और जो मूसा है, इन्होंने तो लिमिट नहीं बढ़वाई, 40 नहीं करवाई. हाँ जी. अच्छा, और जो रह गए हज, हाँ, हिमाचल, असम, जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने 40 करवा ली. अच्छी डेवलपमेंट, इससे पता लग जाता है कि कौन सा स्टेट प्रॉस्परस है. अब देखो, जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनका रोना निकल गया. तेलंगाना नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है, और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी नहीं है. और पुडुचेरी, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है तो नॉर्मल स्टेट ही, लेकिन इन्होंने लिमिट 20-40 की नहीं करवाई. तो मंत्री मीना और मूसा जो स्पेशल कैटेगरी से में 40 में नहीं है. हाँ, मूसा पे तो 20 ही है, मंत्री मीना पे 10 ही है. अब एक चार्ट बनाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको पहले थ्योरेटिकली बता दूं. और जो ये पुडुचेरी और तेलंगाना है, इन्होंने भी लिमिट नहीं बढ़वाई, इनका जी 20 ही रहने दो. आइए जरा एक टेबल बना लें लिमिट्स के लिए. तो लिमिट्स ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन. लिमिट्स ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन. मैं ऐसा कर रहा हूं, एक्सक्लूसिव सर्विस के लिए कोई अलग लिमिट है ना, या मैं इसको ऐसा लिखता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स प्लस सर्विसेज दे रहे हो, या एक्सक्लूसिव सर्विसेज है, जैसे मैं हूं, मैं एक्सक्लूसिव सर्विसेज का काम है, या एक्सक्लूसिव गुड्स, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज एंड सर्विसेज या एक्सक्लूसिव सर्विसेज की लिमिट सेम ही है. आइए सर, स्टेट्स पहला है जी मेरे बच्चों, पहला है, हम स्पेशल केस स्टेट्स में मंत्री मीना, हाँ जी, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड. देखो सर, इन पे बताओ लिमिट, आप लोग बताओ, गुड्स प्लस सर्विसेज या एक्सक्लूसिव सर्विसेज की क्या लिमिट है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए या गुड्स और सर्विसेज दोनों जो इकट्ठे प्रोवाइड करते हैं? 20 लाख. 10 लाख. इन्होंने 10 लाख ही सर. इन्होंने तो बढ़वाई नहीं, यस सर. इनके तो yes sir. है ना. और एक्सक्लूसिव गुड्स की लिमिट 20 लाख. नहीं 10 ही है. इन्होंने 20 भी नहीं कर, इन्होंने 40 भी नहीं करवाई. क्या जी, हमारा तो डेवलपमेंट ही ना हो रही, हमारे तो सेल ही ना हो रही, 10 ही रहने दो. तो ना इनके ऊपर वो बढ़वाई, इन्होंने 20 वाली भी नहीं बढ़वाई, ना इन्होंने 10 की बढ़वाई, 20 की बढ़वाई नहीं, 40 की भी नहीं बढ़वाई. फिर है मूसा, कम से कम यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट तो आई. और मूसा में पहला एम जो है मेघालय, हाँ जी, मेघालय, उत्तराखंड, हाँ जी, सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल
प्रदेश, है ना। अब यहां पर लिमिट इनकी 20 लाख है, 20 लाख है, 20 लाख है, 20 लाख है। एक्सक्लूसिव, हाँ जी, एक्सक्लूसिव गुड्स की क्या लिमिट है? 20 लाख। 20 लाख की है, 20 लाख की है, हाँ। और ये हज में अच्छी डेवलपमेंट हो गई यार। यहाँ पर इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश समृद्ध प्रदेश हो गया ये, क्योंकि था स्पेशल में, लेकिन थियोरेटिकली स्पेशल में रह गया ना। यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन भी 1.5 करोड़ है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे कॉम्पोजिशन भी ढेर है, असम और JNK। हाँ जी, लिमिट बताइएगा। 20 लाख। 20 लाख, 20 लाख और 20 लाख। और एक्सक्लूसिव गुड्स की लिमिट क्या? हाँ, ये देखो, ये तो नॉर्मल स्टेट्स की तरह काम कर रहे हैं, एक तरीके से बिल्कुल नॉर्मल स्टेट्स की तरह। सो समृद्ध प्रदेश है ये जी। तो यहाँ पर 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख। चलो, अच्छा, अब आ जाते हैं नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, गाइस, नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में खाली 2 हैं जिनका बैंड बज गया। बैंड बज गया मींस उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं। एक है आपका क्या नाम है, तेलंगाना, 20 लाख और 20 लाख ही रहेगी। अब पुडुचेरी 20 लाख है, 20 लाख ही रहेगी। और अदर नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अदर नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, पूरा लिख देता हूँ यार, कभी कंफ्यूज हो जाओ। अदर स्टेट्स कह लो, अदर स्टेट यूनियन टेरिटरीज कह लो, अदर स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी भी तो हो गया ना। तो वहां पर लिमिट है जी 20 लाख। और बोलो जी आगे। 40 लाख। हाँ 40 लाख। हाँ, 40। देखो जी, सो अदर स्टेट्स 20 लाख और 40 लाख। चलो जी, कॉपी कर लो। तो ये आपको टेबल याद करवाएगा। ये है मंत्री मीना, हज, मूसा, और ये तेलंगाना पुडुचेरी। चलो जी, कॉपी कर लो। अभी कैलकुलेशन भी करवाऊंगा कैसे ये 40 लाख है, क्या वो है। अच्छा, 40 लाख लेने के लिए क्या लिखा है, आप सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला और टोबैको और मैन्युफैक्चर टोबैको नहीं हो सकता। अगर आपके एक्सक्लूसिव सप्लाई में ये वाले गुड्स हैं, यस, इन गुड्स पे ना जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है। इन गुड्स पर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कहा भैया इन गुड्स पे ना ही कॉम्पोजिट डीलर को मिला था, मैन्युफैक्चरर जो कॉम्पोजिट डीलर है, और ना ही इसके अंदर इन वाले सप्लायर्स को 40 लाख की लिमिट मिलेगी। बाकी कंडीशंस तो बाद में देखेंगे। आइए ज़रा, अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कि क्या इसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है नहीं है, प्लीज़ बताइएगा। डिटरमिन, हाँ, क्वेश्चन लिखिए, डिटरमिन वेदर इन दी फॉलोइंग केसेस। लो जी, लास्ट चैप्टर था आपका। अब आप बोलो ना तो जीएसटी हम एक दिन में खत्म करवा सकते हैं। अगर आप बोलो ना तो जीएसटी एक दिन में खत्म हो सकता है। नो सर। अरे जस्ट जोकिंग। तो मतलब अब सारे जो चैप्टर्स हैं ना बहुत ही डेड थ्योरी के, इसके बाद बिल्कुल इनवॉइसेस, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑडिट्स, उसके बाद तो फिर भी कितना दिन लगेगा? उसमें हम थोड़ा टाइम बढ़ाऊंगा, मैं अगले हफ्ते से ना ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा इनकी सबकी। तो मैं चाहूंगा कि उनको 3 या 4 लेक्चर्स में हम खत्म करें। फिर कस्टम्स भी करना है ना आपका, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये है कि वी आर ऑन ट्रैक। इनफैक्ट वी स्टार्टेड इन मिड फरवरी, कब के आसपास स्टार्ट किया था हमने? यस सर, मिड फेब। हाँ, तो बस ठीक है, तो लगा लो 1.5 महीने के आसपास, पौने 2 महीने के आसपास में हो गया। अगर ऐसे देखा जाए तो सर पूरा मिला के सर 24 क्लासेस में हाँ ऐसे देखा जाए। हाँ, तो वही है, तो वही मेरी मतलब है, ठीक टाइम है। या देखो, थ्योरी है और मजेदार चीज है ये, मतलब ये इतना भारी भरकम नहीं है एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स, बट आई फील इज दिस, इस
मेरी तो ये पर्सनल राय है, बाकी आप लोगों की क्या राय है? दोस्तों जरा क्वेश्चन कर लें। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग केसेस, बिल्कुल, इन द फॉलोइंग केसेस registration is required under section 22 or not। रजिस्ट्रेशन चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। केस 1, हाँ जी बेटा, दिल्ली वाला बंदा है, एग्जेम्प्ट गुड्स बेचे हैं 5 लाख के, एक्सपोर्ट किए हैं गुड्स 6 लाख के, टैक्सेबल सर्विसेज, उसने टैक्स लगाए वो बात नहीं कर रहे हम। टैक्सेबल सर्विस का मतलब जो सर्विस पे जीएसटी है 4 लाख रुपए, परचेज ऑफ गुड्स ऑन रिवर्स चार्ज 3 लाख रुपए, परचेज ऑफ गुड्स ऑन रिवर्स चार्ज 3 लाख रुपए, सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 2 लाख रुपए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यस 1 लाख रुपए, रिवर्स चार्ज बेसिस पे 1 लाख सर्विसेज दी हैं। बताइए, इज ही लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ दिल्ली एंड दिस इज दिस ओवर फॉर 2021। आप पहले ना 2 काम करना, पहले तो ये पता लगाओ इस पे लिमिट कौन सी लगेगी, 20 वाली 40 वाली, 20 वाली। क्योंकि ये तो सर्विसेज भी दे रहा है। Yes. तो फिर कहीं ना कहीं ये तो फिर 40 की लिमिट पे आ नहीं सकता। अब 20 की लिमिट निकालने के लिए इसकी टोटल सेल्स कर दो, क्या 5 लाख आएगा? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल आएगा जी। क्या 6 लाख आएगा? Yes, sir. आएगा। चाहे जीएसटी नहीं लगेगा, मान लो एक्सपोर्ट है, वो छोड़ दो, अभी आप टर्नओवर में इंक्लूड करो। टैक्सेबल सर्विसेज आएगा, यस, Yes, sir. ये आएगा 3 लाख, No. नहीं ये यस। Supply, yes, sir. क्यों? ये तो नॉन टैक्सेबल है, Sir, supply, yes. लेकिन ये नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्ट में इंक्लूडेड होता है, Yes, sir. याद रखना, Yes, sir. एग्जेम्प्ट के अंदर नॉन टैक्सेबल आता है। हाँ जी, और ये सप्लाई और चार्ज Yes, sir. आएगा। आएगा, तो टोटल कितना हो गया? Sir, 3 लाख से 7 लाख और 18 लाख। 18 लाख। तो एग्रीगेट टर्नओवर is less up to 20, aggregate turnover is up to 20, therefore not liable for registration। ठीक है, चलो केस 2, assume मेघालय, ये मेघालय में है, और ये इसकी डिटेल्स हैं 11 20 21 की, बताइए। Yes, sir. आए। मेघालय, no. हाँ तो वही तो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वो पहला जो मंत्री एम है ना, वो मणिपुर है, वो मेघालय नहीं है। तो मणिपुर पे लिमिट 10 है, मेघालय पे लिमिट 20 है, नॉट लाइबल एज एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20। हाँ, केस 3, एज्यूम मणिपुर, थोड़ा सा एग्जाम में ना ये थोड़ा सा याद रखना, मणिपुर कौन सा, मेघालय कौन सा, सब। हाँ जी बताओ। Yes, sir. Liable आएगा। लाइबल एज 80 exceeds 10 lakhs। चलो नेक्स्ट, केस 4, एज्यूम अब एज्यूम नहीं, नया क्वेश्चन करेंगे केस 4 में, नया क्वेश्चन। दिल्ली
8 लाख टर्नओवर, दिल्ली एग्रीगेट टर्नओवर 8 लाख, या टर्नओवर दिल्ली की 8 लाख, और मणिपुर चार लाख। बताइए नहीं होगा सर। होगा, इसकी 80 निकालिए, वो ऑल इंडिया बेसिस पे आएगी। 80 जो आ गई वो आ गई 12 लाख, 80 आ गई 12 लाख। सुनिए मेरी बात। और अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की एग्रीगेट टर्नओवर है 10 लाख, 10 से ऊपर चली गई। मैं तो नहीं, यानी कि स्टेट की टर्नओवर लेते हैं, हम तो ऑल इंडिया टर्नओवर लेते हैं। सो फॉर मणिपुर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 10 lakhs, देयरफॉर अब रजिस्ट्रेशन होगा तो पूरे इंडिया में ही होगा, यहाँ पर एक जगह का स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन तो नहीं होता। देयरफॉर ऑल इंडिया लेनी है ना, लायबल टू बी रजिस्टर्ड on all India basis and will get all, एक सेकेंड बेटा वर्डिंग देख रहा हूं मैं क्या लिखी थी। हाँ, will get registration in all states, will get registration in all states, will get registration in all states or union territory from which taxable supply takes place। तो एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए भी कहीं की भी टूट जाए, आप ऑल इंडिया बेसिस पे ट्राइबल रजिस्टर्ड हो और रजिस्ट्रेशन उस स्टेट्स में करवाना जहां से टैक्सेबल सप्लाई होती है। केस 5 देखिए जरा। केस 5 मेरे बच्चों, दिल्ली 15 लाख, यूपी में ठेका है तुम्हारा। उज्जवल क्या होता है? क्या बात है, वो गाना है बहुआ चढ़ा के आई। तो यूपी में एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बताइए इसी लेवल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब ये तो दिक्कत है, अब ये वैसे तो एग्रीगेट टर्नओवर तो 25 हो गई एग्रीगेट, लेकिन ये एक्सक्लूसिव गुड्स हैं, तो एक्सक्लूसिव गुड्स के कारण इसकी जो लिमिट है वो हो जाएगी 40 लाख की, एंड इट डज नॉट एक्सीड 40 lakhs, देयरफॉर नॉट लायबल, एक्सक्लूसिव गुड्स हो गए ना। चलो केस 6 एक बड़ा अच्छा केस है ये वाला। दिल्ली 25 लाख, चलो 35 लाख, यूपी में एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक, अरे बाबा, यूपी में एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 10 लाख। बोलो जी, 80 कितनी? 45 lakhs। एक्सक्लूसिव गुड्स की लिमिट कितनी? 40 lakhs। क्या ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है? बोलो भैया। और कहाँ कहाँ रजिस्टर करवाएगा? हाँ नहीं, ओनली फॉर दिल्ली, क्योंकि वहां से नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो रही है। अच्छा, इंक्लूड तो करेंगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन वहां रजिस्टर करवाएंगे जहां से टैक्सेबल सप्लाई होती है, चाहे वो आपका दिल्ली हो या यूनियन टेरिटरी कोई हो। इंक्लूड तो करेंगे, लेकिन हम इसको, यस माय डियर फ्रेंड्स, इसको इंक्लूड करेंगे खाली टर्नओवर निकालते वक्त, इसलिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। समझ आ गई? तो यूपी से देखो, लॉजिकल बात सही है। अब एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो तो नॉन टैक्सेबल गुड है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या फायदा। लेकिन अगर और कोई सप्लाई भी करते हो वहां से, उस ब्रांच से, फिर ठीक है, फिर करवाना पड़ेगा यूपी में भी।
चलिए नेक्स्ट केस 6 जरा देखिएगा। दिल्ली हो और बाबा आपकी गुड्स सप्लाई करें आपने 35 lakhs के, और एग्जेम्प्ट सर्विसेज 10 लाख की। बताइए, इज ही लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? Yes, sir. यस सर। लेकिन इसमें लिमिट कौन सी लगाओगे? 20 lakhs Sir, वाली। 20 lakhs. अच्छा, लिमिट लगाओगे 20 lakhs। और इसकी KT कितनी है? 80 से 45. 45 lakhs since exceeds 20 lakhs liable for registration। चलो एक और क्वेश्चन देखो, केस 7। हाँ, एज्यूम करिए दिल्ली गुड्स 25 lakhs, exempt services 10 lakhs, और ये एग्जेम्प्ट सर्विस है बाय वे ऑफ एडवांस ऑब्लिक लोन इन कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है 10 लाख रुपए का, इन कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो है उसकी वैल्यू। ये एग्जेम्प्ट सर्विस वो है, याद करो, लोन एडवांसेस, पैसे की लोन है, उसके बदले में ब्याज, ये 10 लाख रुपए का ब्याज मिला है, तो ये एग्जेम्प्ट सर्विस है 10 लाख की वैल्यू की। बताइए दोस्तों, इज ही लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट? पहले तो बताओ, Sir, it's like लिमिट क्या है, 20 या 40? sir 20 lakh नहीं आई. सर्विस दे रहा है ना, तो ये एक्सक्लूसिव गुड्स प्रोवाइडर में आएगा नहीं आएगा? क्वेश्चन ये है, क्या ये एक्सक्लूसिव गुड्स प्रोवाइडर में आएगा नहीं आएगा? बताइए दोस्तों, विल ही बी कवर? आएगा, यही गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया कि अगर गुड्स प्रोवाइडर है, एक्सक्लूसिव माना चाहता है, एक सर्विस दे सकता है, वो भी एग्जेम्प्ट वाली एक। ये वाली एग्जेम्प्ट थी, इसको नहीं डाला, खाली ये वाली अगर एडवांस और लोन वाली दे रहा है तो हम लिमिट 40 की कर देंगे, लिमिट 40 की कर देंगे। अच्छा, अब ये मान लो 20 lakhs है। हाँ जी, बताइए इसके एग्रीगेट टर्नओवर बताइए। 25 lakhs। 45 lakhs एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड रहेगी, लिमिट से हटा देंगे। ओ गॉश, देखो कितना कंफ्यूजिंग। मतलब गवर्नमेंट कहती है एडवांस का जो कंसिडरेशन वाली सर्विस है लोन्स की, वो एग्रीगेट टर्नओवर में तो रहेगी, वहां से हटाई नहीं गई है, लेकिन जब हम ये चेक करेंगे कि भाई तू एक्सक्लूसिव सर्विस, एक्सक्लूसिव गुड्स में आता नहीं आता, वहां एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहां पर तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो इज डीम्ड एज एक्सक्लूसिव। अपने हिंदी में अपने आप तरीके से लिख लेना कि भाई एग्जेम्प्ट सर्विस बाय वे ऑफ एडवांस लोन प्रोवाइड करने से एक्सक्लूसिव गुड्स की 40 लाख की एग्जेम्पशन छिनती नहीं है। Government does not snatch away the exemption of 40 lakhs if you, along with the goods, you are also providing only one exempt service, one service that is exempt. Taxable service तो दे ही नहीं सकते, इसके अलावा कोई exempt service भी नहीं दे सकते, खाली ये exempt service दे सकते हो, एडवांस लोन कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूडेड रहेगी। सो दिस एक्स अमाउंट और दिस स्टार अमाउंट विल बी इंक्लूडेड, दिस विल बी इंक्लूडेड इन 80। अच्छा, कॉम्पोजिशन स्कीम में हर जगह से हटा दिया गया था इसको, याद करो, वहां स्टेट की टर्नओवर से भी हटाया गया था, 10% से भी हटाया गया था, और एग्रीगेट टर्नओवर से भी हटाया गया था। यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर से हटाया नहीं गया है, बस खाली ये चेक करने के लिए भाई तो एक्सक्लूसिव गुड्स प्रोवाइडर है या नहीं, वहां से हटाया गया है, तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बोलो, बात समझ आ गई मेरी? यस और नो? बोलो बच्चों, सर अगर ये गुड्स और सर्विसेज दोनों दी, मेरी बात समझ, मुझे नहीं समझ आया, दोबारा बोलिए। अगर ये गुड्स और सर्विसेज दोनों दी होती तब भी इंक्लूड करते हैं, तो दोनों तो दी हुई हैं। मतलब एक्सक्लूसिव गुड्स और कंडीशन नहीं होती।
नहीं समझ नहीं आई मुझे बात। मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज हमने एक्सक्लूसिव गुड्स वाले में इसको इंक्लूड करेंगे एग्जाम सर्विसेज। नहीं एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं पहले तो रट्टा पहले तो ये मारो, पहले तो ये करो एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सर्विसेज सारे गुड्स सब आएंगे, चाहे एग्जेम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, लोन किए हो ना हो, 80 में तो आएंगे। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये 45 हो गया ना, बल्कि 40 अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर तो 45 लाख हो गया, ये क्लियर है। यस सर। इसमें तो इंक्लूड रहेगी, बात करते हैं स्टार। अब सुन तो लो ना, मैं अरे लिमिट 45 कह तो दिया, जब हम बोलता रहा हूँ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इंक्लूड कर लिया, जब तो लाइबल कर दिया। लिमिट 40 में क्यों आएगा, वो तो एक फिक्स लिमिट है, हमारी कैलकुलेशन में आएगा नहीं आएगा उसमें देखेंगे ना, लिमिट में आएगा नहीं आएगा क्या मतलब होता है, लिमिट तो गवर्नमेंट की है, वो तो गवर्नमेंट ने 40 लाख की लिमिट कर दी। इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो होगा वो तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर से करोगे ना। ग्रेचुटी की लिमिट 20 लाख है, ग्रेचुटी की लिमिट एग्जेम्पशन के लिए। मेरे फॉर्मूला में क्या लोगे, पार्ट एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स लोगे, एवरेज मंथली सैलरी लोगे, टैक्सेबल सैलरी लोगे, वो तो मेरे लिए इंक्लूड करोगे। लिमिट में क्या इंक्लूड करोगे एक्सक्लूड करोगे, क्या मतलब होता है, पहले बात समझो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की लिमिट है 100 रुपए मैक्सिमम। अब मुझे क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, वो तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन तो मेरी टर्नओवर में होगी, लेकिन जब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे उसमें ये एडवांस लोन वाली सर्विस इंक्लूड होगी। लेकिन लिमिट मुझे 40 की मिल गई, इसके बावजूद 20 की नहीं मिली। क्वेश्चन ये है, मुझे 20 की लिमिट 40 की कर दी गई इस केस में, चाहे मैं सर्विस दे रहा हूं तो मेरी 20 की लिमिट इनहांस कर दी गई है और मेरी छीनी नहीं गई है 40 की लिमिट, अगर मैं गुड्स के साथ एक सर्विस एग्जेम्प्ट वाली दे रहा हूं। बात समझ आई। यस सर। तो लिमिट कौन सी मिलेगी पहले वो चेक करो, फिर अपनी एग्रीगेट टर्नओवर चेक करो रजिस्ट्रेशन के लिए। एग्रीगेट टर्नओवर में यहां पर कुछ हटाना ही नहीं है, हाँ जीएसटी हटाना अगर जीएसटी इंक्लूसिव होता तो कहीं, बाकी इंडिया की टर्नओवर एक्सपोर्ट की हो। अच्छा इंपोर्ट लेना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स लोगे एग्रीगेट टर्नओवर में, वो इनवर्ट सप्लाई वो भी नहीं आएगा। चल लायबिलिटी आपकी, वो आपकी सेल को ही है, सेल तो किसी और की है। आपकी सेल्स आएंगी मोटा मोटा, इंट्रा हो, इंटर हो, इंटरनेशनल हो, चाहे उसका डायरेक्ट चार्ज हो, रिवर्स चार्ज हो। तो अगर आप गुड्स के साथ 100% गुड्स चलेगा, गुड्स के साथ एक आटे में नमक, और वो नमक है एग्जेम्प्ट सर्विस बाय वे ऑफ एडवांस लोन, हम मानेंगे आटा क्लीन है, एक्सक्लूसिव गुड्स में हो, लिमिट 40 है, और आपकी इंक्लूजन एक्सक्लूजन्स 80 में हटाएंगे नहीं, 80 में हटाते तो 25 हो जाती। तो यानी कि आपको एक तरह से फायदा भी दे रहे हैं, एक तरह से नुकसान भी है। यहां पर रिसेशन हो गया बेकार में, हाँ लिमिट हाइयर मिल गई। अगर ये 20 की जगह 15 होती तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं होते, लिमिट 40 की रहती। चलो केस 7 भी हो गया, ये बात आपको लिखी हुई भी मिलेगी, आइए आप पढ़ लीजिए। ये तो हो गया। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, सबसेक्शन, अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू बी एंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ आपको एक्सक्लूसिव सप्लाई, इवन इफ इज एंगेज इन एग्जेम्प्ट सप्लाई of services provided by way of extending deposit loan advances where the consideration is in the form of interest or discount। तो अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर माने जाओगे गुड्स के साथ, अगर एक एग्जाम सर्विस और कोई एग्जाम सर्विस हो, ना 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 ना, दो एग्जाम सर्विस है, ना 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 ना, आप 20 लाख की लिमिट में रहोगे। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये क्या लिखा है, जो लोग ऑप्शनल कम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो भाई 40 लाख की लिमिट क्या, 20 की लिमिट भी नहीं लगेगी उसके ऊपर। और जिसपे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है 24 सेक्शन में, वो 40 लाख की लिमिट नहीं ले सकता, क्योंकि 24 सेक्शन में तो लिमिट देते ही नहीं ना। गवर्नमेंट कहते तुझे रजिस्टर करवाना है, क्या जी 40 की, गवर्नमेंट कहते तुझे 20 की नहीं दे रहे तो 40 की क्या लेगा। और कोई खुद रजिस्टर करवा लेता है अपने आप को, आया बैल मुझे मार, तो उसको लिमिट क्या देनी फिर। तो जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेता है और कंटिन्यू, एंड ही वांट्स टू कंटिन्यू विद द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, उसके लिए नहीं है 40 की। और जिस पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है या जो स्पेसिफिक टाइप के गुड्स हैं। अच्छा जो लोग ओल्ड लॉ में रजिस्टर्ड थे, वैट में रजिस्टर्ड थे, एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, उनको ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन
दे दिया गया था, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन जीएसटी में दे दिया गया था। तो ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ट्रांजिटरी प्रोविजन, ये तो इसकी कोई वैलिडिटी अब नहीं है, उस वक्त के लिए ट्रांजिटरी प्रोविजन। ट्रांजिशन पीरियड ना, जैसे लोग अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में जाएं, 2-4 दिन मदद करते हैं ना, वही वाली बात। सो एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे, छोड़ो। ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, आइए, वेयर द बिजनेस carried on by a taxable person registered under this act is transferred। इस बिजनेस जो आप चला रहे हो ट्रांसफर कर दिया। सक्सेशन, डेथ, सक्सेशन में डेथ के कारण बेटे को मिला, या अदरवाइज सोल्ड कर दिया। अनदर पर गोइंग, चलता हुआ बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस। सुनिए सुनिए, द ट्रांसफरी और द सक्सेसर, ट्रांसफरी मतलब सन हो गया, सक्सेसर मतलब सन हो गया बेटा, सक्सीड कर दिया ना, कैसे भी हो गया। मतलब सक्सेसर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टेक ओवर कर लिया मेंबर ने एचयूएफ को, या सक्सेसर मींस सन, ट्रांसफरी मींस परचेजर। शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और सक्सेशन। क्या मतलब? ट्रांसफरी शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड विद डिफरेंट डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन। हाँ जी बताइए सर, क्या मतलब? क्या सेक्शन कह रहे हैं? व्हाट इज द सेक्शन सेइंग? सर जिस डेट से वो ट्रांसफर या फिर सक्सेशन हो रहा है, उस डेट से वो पर्सन यानी कि ट्रांसफरी या फिर सक्सेसर लायबल हो जाएगा रजिस्टर्ड होने के लिए। ये तो बताइए, इसका लॉजिक समझो। जो सेलर है वो टैक्सेबल था, उसकी लिमिट क्रॉस कर गई थी, और उससे चलता हुआ बिजनेस मैं ले लेता हूँ, मेरी टर्नओवर चाहे 2 लाख है अभी, मैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मेरा, क्योंकि चलता हुआ बिजनेस ले रहा हूँ। तो अगर मैंने चलता हुआ बिजनेस उज्जवल को बेच दिया, मैं रजिस्टर्ड था, उज्जवल की टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर खरीदने के बाद 1 लाख की है, ये नहीं कह सकता मैं अभी टर्नओवर मेरी 20 है, इसको लिमिट नहीं मिलेगी, क्योंकि चलता हुआ बिजनेस लिया इसने मुझसे चलता हुआ बिजनेस नहीं लिया, एसेट लायबिलिटीज खरीदी हैं, फिर तो इसको इंडिपेंडेंट टर्नओवर अपनी मिलेगी, जो इसकी टर्नओवर है 20 लाख 40 लाख। लेकिन चलता हुआ बिजनेस ले लिया तो वो कंटिन्यूटी में है। तो ऐसा अगर मान लो ना, सुनो, जानबूझ के अगर ये सेक्शन नहीं बनाते तो मैं जान के ना रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए, अरे मैंने बिजनेस बेच दिया चलता हुआ शौर्य को, उज्जवल को, इनको 20 लाख की लिमिट मिल गई, फिर जैसे 20 लाख की क्रॉस होगी ये दूसरा नाम बदल के सी को दे देंगे बिजनेस, समझो ना, सी का नाम फिर अपने बाप को, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव को दे देंगे अलग अलग नाम से। तो गवर्नमेंट कह रहे भाई चलता हुआ बिजनेस दे रहे हो ना, तो ये कंटिन्यूटी में है, अब चलाने वाला को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा डेट ऑफ ट्रांसफर से, बिकम्स लायबल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। और इस तरीके से जिन लोगों का पुराना बिजनेस था, उनकी एग्रीगेट टर्नओवर मान लो कहीं 5 लाख 6 लाख से ऊपर नहीं गई थी, रजिस्टर्ड थे ना वो वैट एक्साइज में, उनको भी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन दिया गया है। वो नहीं कहेंगे कि हमें 20 लाख की लिमिट दो दोबारा से, ना ना ना। तो जिसके बाद पुराने लॉ में लाइसेंस था, एग्जिस्टिंग लॉ देखना डिफाइंड है, अगर चेक कर लें सेक्शन 2 में, शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड, शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो मैंडेटरी उनका भी रजिस्ट्रेशन है। और चलता हुआ बिजनेस एक रजिस्टर्ड पर्सन का तुम खरीद लेते हो या तुम ससीड कर लेते हो, तुम बचोगे नहीं ये कहकर कि भाई ये तो चलता हुआ बिजनेस है ना, अब तो बी चला रहा है, बी को 20 लाख की लिमिट देंगे। तो लोग ऐसे क्या करते हैं, जैसे 19 लाख हुआ बीबी के नाम बिजनेस कर दिया, बीबी का 20 लाख हुआ साल में बेटे के नाम कर दिया, फिर बेटे ने बाप के नाम कर दिया, ऐसे पासिंग द पार्सल करते रहते, ये उसके लिए किया गया। ये बात समझ आई नहीं आई? चलो यस सर। लॉजिक ये आइए। अभी एक्सप्लेनेशन 2 पढ़िए जरा, पढ़िए जी, ये 2 एक्सप्लेनेशन पढ़िए जी। क्या कह रहे हैं जी? एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट मेरी और बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल।
अगर प्रिंसिपल क्या होता है ना, लोग बचने के लिए क्या करेंगे, आधी सप्लाई खुद करवा लो, आधी सप्लाई एजेंट को लो, तू कर दे। अब एजेंट की हम सप्लाई, देखो 10 लाख की मैंने सप्लाई करी, अब क्या लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन वेदर इन हिज ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये हम एजेंट की बात यहां पर कर रहे हैं, एजेंट के लिए। ऑल सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, एग्रीगेट टर्नओवर टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट, अपनी सप्लाई, अपनी सप्लाई जो तुमने करी अपनी नाम से, या ऑन बिहाफ प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए क्या रही तुमने सप्लाई, तो एजेंट के लिए कह रहे हैं। तो एजेंट की अपनी अपनी टर्नओवर है 15 लाख और प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसने टर्नओवर अचीव करी है 10 लाख। हाँ जी, मेरे हिसाब से तो प्रिंसिपल के हाथ में जोड़ना चाहिए था एजेंट की टर्नओवर, लेकिन यहां पर उल्टा लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ और मेड बाय द एजेंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो उसने सप्लाई करी है, अच्छा, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट, ये इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करें, देखो मैं हर चीज ना लॉजिकली समझता हूं। एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज विद द टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल्स। वैसे लॉजिक ये होना चाहिए था, मैं 10 लाख का माल खुद बिकवाऊं और मैंने 18 लाख का माल एजेंट के माध्यम से बेच दिया, तो मेरी टर्नओवर, हाँ 28 लाख, 10 और 18, 18 लाख, 10 और 18, 18 लाख। अच्छा, वो तो मेरी टर्नओवर है ही, क्योंकि बिल तो मेरे नाम से कट रहा है। ये भी फर्क देखना, अगर इनवॉइस मेरे नाम से कटता है वो तो मेरी टर्नओवर है ही, हम एजेंट के हाथ में प्रिंसिपल की टर्नओवर भी ऐड कर रहे हैं। मुद्दा यहां पर ये है, देखो लॉजिकली अगर मैं 10 लाख का माल बेचूं और 18 लाख का माल उज्जवल के नाम से बेचूं, अच्छा उज्जवल को ऑथराइज करूं तू बेच, लेकिन उज्जवल मेरे नाम से बेचेगा ना। तो यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाली बात यह है कि अगर उज्जवल मुझसे गुड्स खरीदता है और पैसे दे देता है मुझे और फिर अपने नाम से बेचता है मेरा एजेंट, तो वो मेरी सप्लाई नहीं मानी जाएगी, बिकॉज इज सेलिंग गुड्स ऑन हिज ओन नेम। ठीक है ना, कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा सा। लेकिन अगर एजेंट जो उज्जवल है मेरे नाम से गुड्स बेचता है, बिल बुक मेरी लेके जाता है और गुप्ता एंटरप्राइजेस के नाम से माल बेचता है, वो तो मेरी टर्नओवर मानी जाएगी। यहां पर हम ये कह रहे हैं एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचता है तो जो एजेंट की टर्नओवर है 25 लाख मानी जाएगी एंड ही विल आल्सो बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो यहां पर ये बोल रहे हैं एजेंट अपने नाम से जो बेचे और जो प्रिंसिपल के नाम से भी बेचे उसकी टर्नओवर में ऐड करेंगे, और प्रिंसिपल एजेंट के नाम से बेचता है वो तो उसकी सेल है ही, जबरदस्ती यहां पर एजेंट के लिए की गई है। ये बात समझ आई नहीं आई? हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, क्या होता है, अब मैं हूं ज्वेलर और उज्जवल है सोनहार, इसके पास मैं माल भेजता हूं और नकाशी करता है ये ज्वेलरी पर, नग जड़ता है, नग पर्ल्स एंड स्टोन्स, और ये मुझसे 500 रुपये पर ज्वेलरी और एक दिन में 1000 पीसेस होते हैं इसको मिलते हैं, और वो ज्वेलरी की वैल्यू है 10 लाख रुपए। और मैंने भी, तो वो जो जॉब वर्कर के पास गुड्स गए हैं वो किसकी टर्नओवर का पार्ट होना चाहिए, सोच के बताना। क्या सर? मैंने 10 लाख का सोना मोना के पास भेजा, मोना ने उज्जवल के पास 10 लाख का सोना भेजा और उस पे नकाशी, कलाकारी, मॉडिफिकेशन उज्जवल ने करी, बदले में उसने मुझसे 50,000 रुपए कमीशन लिए, जो भी वापस गुड्स आ गए मेरे पास 10 लाख के, फिर मैंने बेच दिए। मुद्दा ये आता है ये 10 लाख की गुड्स की टर्नओवर किसके हाथ में इंक्लूड होगी? सर जिसने सर सप्लाई की होगी। बहुत बढ़िया, मेरी मानी जाएगी। पीसी ज्वेलर रूम है, कल्याण ज्वेलर रूम है, और मैं अपनी नकाशी करवाने के लिए, पॉलिश करवाने के लिए
उज्जवल के पास गुड्स बेचता हूं, वो उसकी टर्नओवर नहीं, वो मेरी टर्नओवर लिखा तो है। सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, जॉब वर्कर मतलब जो उस पे दूसरे की गुड्स पे काम करता है, बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, ये रजिस्टर्ड भी है। शैल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की सप्लाई में ऐड होंगे, एंड द वैल्यू ऑफ सच गुड्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। लॉजिकली यस। तो आप चाहो तो लिख सकते हैं कि भाई ज्वेलर ने अपनी टर्नओवर करी 20 लाख की और 5 लाख की गुड जॉब वर्कर को भिजवाए थे, जिसपे नक्काशी का काम और रिपेयरिंग का काम, पॉलिशिंग का काम जॉब वर्कर ने किया, बदले में उसने 20,000 रुपये कमीशन लिया। तो एग्रीगेट टर्नओवर में उसको कमीशन ऐड होगा 20,000 रुपये उसकी। वो 10 लाख के जो गुड्स मैंने भेजे हैं वो मेरी टर्नओवर का पार्ट माने जाएंगे जब मैं उसको सप्लाई करूंगा। मुद्दा ये वो उसकी टर्नओवर का पार्ट नहीं है। जैसे एजेंट में तो प्रिंसिपल ने जो माल दिया वो उसकी टर्नओवर का पार्ट था, लेकिन जॉब वर्कर को जो प्रिंसिपल ने माल दिया वो जॉब वर्कर के इंक्लूड नहीं होगा एग्रीगेट टर्नओवर में। बात समझ आई? यस सर। हाँ सर हाँ जी, Yes, sir. बोलो जी बोलो। जैसे सर हमारी ये बोलो जो टर्नओवर है जी रजिस्ट्रेशन के लिए, जी, सर जो डायरेक्टली रिसीव से 20 लाख की होनी चाहिए मान सकते हैं। दोबारा बोलिए। हमारे जो प्रोडक्ट की जो कीमत है, हम्म, जो वर्कर है उसके पास भेजने से पहले 19.5 तो हम तो पूरी ऐड करेंगे ना, हम तो 19.5 प्लस अपने उसका जो हमने 50,000 रुपए दिए, हमने अपनी वैल्यू 21 लाख कर दी, तुम्हारी तो 21 लाख हो गई ना। मैं परंतु सर मैं आपको बोल रहा हूँ तो सर रजिस्ट्रेशन में ये तो सर लाइबल हो जाएगा फिर 20 लाख में लोग भी 50,000 का 20 लाख देता है। हाँ तो मेरी तो फिर मैं बेचूं, वैल्यू क्या है सेक्शन 15, जितना मैं चार्ज करूंगा वो मेरी वैल्यू है। तो मैं कस्टमर से 21 लाख चार्ज कर रहा हूं तो मैं लायबल हो गया, मैं लायबल हो गया, बिल्कुल लायबल हो गया जी। और सर उसका जो वर्कर जो वर्क कर रहा है उसके 50,000 का कमीशन है, वही उसकी टर्नओवर है, 50,000 कमीशन मिला वही टर्नओवर है उसकी। यस ऐसे उसको 50-50 करके सर्विसेज मान लेंगे ना, जॉब वर्कर को सर्विसेज मान लेंगे तो उसके लिए 20 लाख की लिमिट मिलेगी उसको। तो ऐसे 50-50 करके 20 काम कर ले, कोई टेंशन नहीं। तो बस मुद्दा ये है कि एजेंट के लिए प्रिंसिपल की टर्नओवर ऐड होती है, जॉब वर्कर के लिए प्रिंसिपल की टर्नओवर ऐड नहीं होती, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, ये कौन है जी? सेक्शन 23 में पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बाबा यहां पर अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख से ऊपर हो भी जाती है, नहीं यहां ये नहीं बोलना चाहिए। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये जो लोग सेक्शन 22 में है, सुनो उनको तो लिमिट मिलती है। सुनो सेक्शन 24 में कई लोग हैं, हाँ जी बेटा, सेक्शन 24 में कई लोग हैं जिनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उनके ऊपर लिमिट नहीं होती, नो लिमिट। लेकिन ये 23 में क्या कह रहे हैं, जो लायबल पर्सन्स हैं, जैसे 22 में आ जाओ या 24 में आ जाओ। अच्छा जो 22 में और 24 में आया ही नहीं, उसको लायबिलिटी है रजिस्ट्रेशन करवाने की? जो ना 22 में No, ना sir. तो No, sir. हाँ, लेकिन अगर कोई 22 में आ रहा है या 24 में आ रहा है तो और फिर भी गवर्नमेंट हो सकता है उसको मुक्त कर दे रजिस्ट्रेशन से। क्यों कर दे? फॉलोइंग पर्सन 23(1) है, सुनो 23(1) ये है जो स्पष्ट करके लिख दिया इन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, और 23(2) नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्टेड है। तो 23(1) में तो बाय डिफॉल्ट, हाँ बाय डिफॉल्ट इन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। और बाबा 23(2) में ये बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट, और 2 नोटिफिकेशन आपके सामने लिखी हुई भी है। आप देख लें कौन कौन लोग हैं जिनको गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर रखा है। पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बेटा 100% एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज बेचते हो या 100% नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज देते हो, या मैं बोलूं हाँ, या बोथ मिलाकर देते हो।
साला तुम्हारे को 1 रुपए की जीएसटी है ही नहीं। अगर तुम्हारी 1 करोड़ की भी है, तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। 100%। Any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax, non-taxable goods (NTG) or exempted supply। exempted supply में जैसे exempted services, जैसे वो डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, डॉक्टर सर्विस एक्सक्लूसिवली वही काम करता है, चाहे 1 करोड़ की टर्नओवर हो, या वेटरनरी डॉक्टर हो गया, या चैरिटेबल ट्रस्ट हो गई, ये सर्विसेज की बात हो गई। अच्छा, जो ओपन आटा बेचते हैं, ओपन आटा, ये एग्जेम्प्टेड है, ओपन आटा, अनब्रांडेड आटा। नॉन टैक्सेबल गुड्स में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वाइन एंड बियर शॉप्स, उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, चाहे टर्नओवर उनकी 1 करोड़ हो। एग्रीगेट टर्नओवर तो हो गई, अल्कोहलिक लिकर में आता है। या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल पंप्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल पंप, ठेके की दुकान, जिससे बताया था अभी कुछ, उज्जवल ने बताया था, पौवा चौवा कुछ बता रहा था। सो वाइन एंड बियर शॉप्स, पेट्रोल पंप, वाइन एंड बियर शॉप्स, पेट्रोल पंप्स, पेट्रोल पंप्स, दे आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एक्सक्लूसिवली। लेकिन अगर 1 रुपए की साथ में तुमने दूसरी सेल कर दी, टैक्सेबल गुड की या टैक्सेबल सर्विस की, फिर तो वो एग्रीगेट टर्नओवर के दायरे में फंस जाओगे ना। तो इसलिए 100% एग्जेम्प्ट गुड्स, 100% नॉन टैक्सेबल गुड्स। बोलो, बात समझ आती नहीं आती? Yes, sir. अच्छा, और ये है जी किसान भाई, किसान भाई जो सप्लाई करते हैं अपना ही माल उगाकर। किसान भाई की स्पेलिंग देखो भाई, स्पेलिंग कह रहा हूं, डेफिनेशन देखो सेक्शन 2 के अंदर, चेक करेंगे। 27 ये रहा जी। एग्रीकल्चरिस्ट में इंडिविजुअल और एचयूएफ को मुक्त किया हुआ है, कंपनी है रजिस्ट्रेशन कर, वो फिर 22 में रहेगी। इंडिविजुअल एचयूएफ हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ओन लेबर, लेबर ऑफ द फैमिली, खुद लगता है या माता पिता भाई बहन लगे हुए हैं, या सर्वेंट नौकरी पे बंदे रखे हुए हैं, हायर्ड लेबर बाहर से मंगवा रखी है, पर्सनल सुपरविजन उसका खुद का है, यानी कि किसान पर्सनली खुद खेती कर रहा है, फैमिली के मिलकर लेबर लगाकर अपनी फैमिली की, सर्वेंट्स रखे हुए हैं, या हायर्ड लेबर बाहर से ठेके पे बुला रखी है, उसको एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। कंपनी एग्रीकल्चर कर रही है, हाँ वो लायबल है, हाँ, लेकिन जीएसटी सर्विसेज पे नहीं लगेगा, मंडी में बेचने तक जो भी आप करते हो। कंपनी को एग्रीकल्चरिस्ट नहीं माना गया, एचयूएफ को नहीं, फर्म को नहीं माना गया। बात समझ आ रही है? चलिए, तो दोबारा से आ जाइए। अब जरा लिखा क्या है लॉ में, ये तो एग्रीकल्चरिस्ट हो गया, लॉ में क्या लिखा है जरा देखें। एक सेकंड भैया। तो एग्रीकल्चरिस्ट जो अपने ही प्रोड्यूस को सप्लाई करता है, उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट सप्लाई आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड। बात समझ आई नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पर्सन एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास करके लोगों को मुक्त किया हुआ है। ईसीओ याद है? ईसीओ 95 वाला, ईसीओ 95 वाला, Yes, sir. उसके अंदर मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये ईसीओ का कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, ये बता दूंगा मैं आपको, ये अभी होल्ड करके क्वेश्चन मार्क लगा देना। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज बोथ टोटल टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज। अरे भाई 100% सप्लाई रिवर्स चार्ज वाली है तुम्हारी, अंडर सेक्शन 9(3). एग्जाम्पल कैश्यू नट्स अनशेल्ड वाले, वही तुम्हारी सप्लाई है। या वो बीड़ी रैपर है ना, उस टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते हो जहां पर 100% 9(3). या आप वो क्या कहते हैं,
याद करो, आप ऑर्गेनाइजर हो और पेप्सी आपको स्पॉन्सर करती है तो वो स्पॉन्सरशिप में रिवर्स चार्ज है। या आप बेटा वो म्यूजिक राइट्स आपने म्यूजिक कंपनी को दी हैं तो आप ओनर ऑफ द कॉपीराइट हो। या बेटा इंश्योरेंस एजेंट हो, हाँ इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस का सारा जीएसटी कंपनी पर है। 100% सप्लाई आपकी रिवर्स चार्ज पे है। इंश्योरेंस एजेंट अब और कुछ काम नहीं करता तो ऑब्वियसली इसमें आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं, तो यानी कि नॉन टैक्सेबल गुड्स देते हो या एग्जेम्प्टेड गुड्स देते हो या टोटली गुड सर्विस दोनों, या टोटली आपकी गुड्स और सर्विसेज रिवर्स चार्ज वाले हैं, तीनों ही केस में आप पे जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। रिवर्ट दो केस में तो लायबिलिटी नहीं है, तीसरे केस में लायबिलिटी तीसरे पर्सन पे है, रिसिपिएंट पे है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ यस सर। हाँ, और कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिमिट सेक्शन 10 में है। अगर वो 1.5 करोड़ वाला 75 लाख वाला सर्विस प्रोवाइडर कॉम्पोजिशन स्कीम 10(2) है, उस स्कीम के अपने फायदे हैं, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के अपने फायदे हैं। हाँ जी, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज इतना ही करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मेरा पेंडिंग काम है जो मुझे निपटाना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर यस गाइस ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल सही खत्म। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सेक्शन 23 ही इसमें जो रह गया मेजर है। ये जो 24-25 सेक्शन है ना, ये तो आपके आधे घंटे के सेक्शंस हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर 2 चैप्टर करेंगे गाइस, एक तो टीडीएस और टीसीएस, क्योंकि उसका लिंक, क्योंकि उसमें ना टीडीएस और टीसीएस में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें लिंक ये वाला भी आया है टीडीएस टीसीएस में और 24 में भी है। तो नेक्स्ट क्लास में 2 चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, कोई डजंट मैटर। टीडीएस टीसीएस और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आइए दोस्तों एक बार हम आज जो हमने किया एक बार उसको सरलता से समझ लें। दोस्तों जैसे मैंने कहा ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो प्रैक्टिकल बेस्ड है। फिर एक बार अच्छा मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक इसका भी तैयार कर रहा हूं जो नेक्स्ट वीक में आपको भेजूंगा, 20-30-40 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक कहीं ना कहीं आपने सारा पढ़ लिया है तो मुझे टाइम भी मिल जाएगा क्योंकि एक आधा बैच खत्म हो रहा है। तो आपको इसका भी एक मैं 10-20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक को भेजूंगा और फिर जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा हम बुक की रीडिंग और ये सब वो भी करेंगे। सो गाइस सेक्शन 22 के अंदर जैसे मैं बताया लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन है, लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन है 20 लाख 40 लाख की लिमिट, 10 लाख की लिमिट, पूरे परिपूर्ण तरीके से एक एक शब्दों को हमने अध्ययन किया और हमने एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है क्या नहीं आता वो सब पढ़ा। सेक्शन और एजेंट की टर्नओवर में प्रिंसिपल की टर्नओवर ऐड होती है क्योंकि उसके बिहाफ पे, लेकिन अगर जॉब वर्कर बेच रहा है, जॉब वर्कर माल बनाकर वापस कर देता है तो वो उसकी टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होता। और 3 लोगों को अभी हमने पढ़ा, 23(1) के 2 लोग, एग्रीकल्चरिस्ट, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और पर्सन एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, वो है आपका रिवर्स चार्ज पे एक्सक्लूसिवली सप्लाई करने वाले। अरे बाबा उन पे लायबिलिटी नहीं है, क्यों रजिस्टर करवाएं उनको? अल्टीमेटली जो खरीद रहा है वो मरेगा। हाँ, जो रिवर्स चार्ज पे गुड्स खरीद रहा है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मरेगी। कैश्यू नट्स अनशेल्ड अनपील्ड बेच रहे हो तो जो खरीद रहा है वो मरेगा। ठीक है, चलिए तो अभी आपको मुझसे कुछ पूछना है तो प्लीज लेट मी नो। बोलो बच्चों। कुछ नहीं सर। अच्छा चलो 1 सेकंड जी, थैंक यू जी, थैंक यू।